नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और बिहार पीजीटी के साथ साथ उत्तराखंड लेक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का चैनल भी दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़े बिना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ठीक तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या कर भी पाते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, और आप इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिना कॉन्सेप्ट पढ़े कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। नोट्स इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ एक महत्वपूर्ण समस्या होती है, या तो नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट, ये सारी चीजें दोस्तों मेरे द्वारा आपको करवाई जा रही हैं। अगर जो इस वे को आप फॉलो करते हैं सिस्टमेटिक ढंग से, अगर जो आप ठीक तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, नोट्स के माध्यम से रिवाइज करते हैं, समय समय पे टेस्ट देते हैं, समय समय पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, करंट कवर ही करा देंगे, तो कहीं भी इधर उधर से दोस्तों आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है और मैं आपके साथ तब तक बना रहूंगा जब तक की परीक्षा आपकी हो नहीं जाती है। तो जो हमारी क्लासेस अवेलेबल है दोस्तों, वो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए उपलब्ध है, तो झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए क्लासेस उपलब्ध है, बिहार पीजीटी के लिए भी दोस्तों क्लास उपलब्ध हो चुका है, ठीक है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट और उत्तराखंड लेक्चरर की अलग अलग कक्षाएं हैं। और सारी क्लासेस में दोस्तों आपको आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें दी जा रही हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए, एडमिशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर जो बात करें दोस्तों एडमिशन की, तो आपको वन टाइम फीस पेमेंट करना है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको कोर्स मिल जाता है, तो ठीक है। अगर जो बात करें दोस्तों फीस की, तो मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट की फीस जो है वो 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार पीजीटी और अन्य परीक्षा उत्तराखंड लेक्चर के साथ साथ अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए। तो आपको अपनी फीस इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करना होगा, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और आप वहां से डायरेक्ट ही कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी अगर जो आपकी आती है, तो ये जो नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या इस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अलग से अगर जो आपको टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट चाहिए, तो वो भी उपलब्ध हो जाएगा। और दोस्तों, सुबह में 10 बजे से आपकी क्लास झारखंड पीजीटी की स्पेशल क्लास हो रही है, तो इसको यथाशीघ्र जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको कंप्लीट झारखंड स्पेशल आपका कराया जा रहा है, कंप्लीट आपकी इंडियन इकोनॉमी से सारे करंट करवाए जा रहे हैं। आपको वहां पे 2500 प्रश्नों का प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है। तो अब से भी आप चाहेंगे तो बहुत ठीक तरीके से अपनी तैयारी करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको पता ही है कि एडमिशन कैसे लेना है, 2000 रुपए फीस है, आप फीस पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए ये जो नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन के पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न जो होता है वो थोड़ा सा आसान होता है। तो चलिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने दोस्तों ये रहा कि अनुकूलतम शुल्क वह है जो, एक मैं ऑप्शन और यहाँ पे बढ़ा रहा हूं,
क्योंकि ये भी पूछा जाता। चलिए पहले आप इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, और कोई भाई? बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अनुकूलतम शुल्क, ठीक है, ये अनुकूलतम टैरिफ की बात कर रहा है। और अनुकूलतम शुल्क अर्थात या अनुकूलतम प्रशुल्क कब लगाया जाता है? जब हम किसी दूसरे देश से आयात करते हैं किसी वस्तु को, तो इस आयातित वस्तु पे गवर्नमेंट क्या करती है? प्रशुल्क लगाती है, ठीक है, प्रशुल्क लगाती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में एक जो प्रशुल्क होता है वो अनुकूलतम प्रशुल्क होता है, अनुकूलतम टैरिफ होता है। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए, जिस वस्तुओं से देश के कल्याण में वृद्धि होगी, उस वस्तुओं पे सरकार जो होगी वो आयात शुल्क बहुत ज्यादा नहीं लगाएगी, ठीक है। क्योंकि आयात शुल्क अगर जो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ऐसी वस्तुओं पे लगा देगी तो उस वस्तुओं की कीमतें हमारे देश में महंगी हो जाएंगी। जैसे कि पेट्रोल है, पेट्रोल का हम क्या करते हैं दोस्तों? आयात करते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर जो गवर्नमेंट पेट्रोल पे ज्यादा टैक्स लगा देगा, तो ऐसी स्थिति में पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो हमारा क्या होगा कि हमारे कल्याण में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, ठीक है। कल्याण में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो अनुकूलतम प्रशुल्क का उद्देश्य होता है कि राष्ट्र की कल्याण में वृद्धि किया जाए, या ऐसा शुल्क से होने वाले लाभ को अधिकतम किया जाए। ऐसा शुल्क से होने वाले लाभ को क्या किया जाए? अधिकतम किया जाए, अर्थात राष्ट्र के कल्याण में वृद्धि किया जाए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दिया करिए। सभी लोगों से निवेदन है, जितने लोग भी जुड़े हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। तो ये कल्याण में वृद्धि, मैंने एक ऑप्शन आपको और दिया, ये ऑप्शन भी पूछा जाता है कि अनुकूलतम प्रशुल्क से आशय क्या है। तो वहां पे अगर जो ऐसा शुल्क जो सुलभ को अधिकतम किए नहीं दिया गया है, तो फिर वहां पे दिया जाता है कि जो राष्ट्र के कल्याण में वृद्धि करता हो, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल ठीक है। ये लोग जितने लोग जल्दी जल्दी ए बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा समझिए तो बात को, थोड़ा सा बात को समझिए। तो ये निवेश मांग को बोल रहा है। आप हैरड मॉडल देखते हुए तुरंत राष्ट्रीय आय की तरफ मूव कर रहे हैं, थोड़ा आराम से करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? ए के अलावा कोई नहीं बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा? अरे भैया, हैरड डोमर मॉडल में निवेश मांग जो क्या बताता है? ये राष्ट्रीय आय में परिवर्तन की दर को बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कि ए होगा? सी होगा कि ए होगा? तो निवेश मांग जो होता है वो राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का फलन होता है। उनके थियरी को आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है कि निवेश मांग राष्ट्रीय आय में परिवर्तन की दर का फलन होता है। ये बात हैरड मॉडल में हैरड साहब बताते हैं। तो इतने सारे लोग एक क्यों बोल रहे थे भाई? इतने सारे लोग एक क्यों बोल रहे थे? अति उत्साह भी ठीक नहीं है। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा कि हैरड मॉडल में निवेश मांग जो होता है वो राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के दर का फलन होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने जनसंख्या की प्रवृत्ति को आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आरंभ करने में एक बाधा माना है? अब ये प्रश्न ऐसे है ना, जो आपने कई थियरी पढ़ी है और उस थियरी में सिमिलरली ये बात कही जाती है, ठीक है, लेकिन किसने इस बात को प्रूफ किया है, ये बात जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं रोजेस्टीन को पढ़ेंगे तो भी आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि इस प्रकार की बात कर रहे हैं। रोस्टो को भी पढ़ेंगे, लेवेंस्टीन को भी पढ़ेंगे, रैगनर नर्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि भैया इन लोगों ने कहा इस बात को कि जनसंख्या वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास में बाधा होता है, लेकिन इस बात को प्रूफ किसने किया, किसने जोड़ दिया,
आपको बताना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरे भैया, तो याद आना चाहिए कौन 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 याद आना चाहिए? न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसका है? न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत किसका है सर? ये है हमारे लेवेंस्टीन साहब का। और लेवेंस्टीन साहब ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा कि देखिए, अर्थव्यवस्था में अर्थात देश में जब जनसंख्या वृद्धि होती है ना, तो ऐसी स्थिति में जो प्रति व्यक्ति आय होती है, प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। और प्रति व्यक्ति आय जो होती है ना, वो किसके बराबर हो जाती है? जीवन निर्वाह के बराबर हो जाती है। जीवन निर्वाह के बराबर हो जाती है। और जब जीवन निर्वाह के बराबर आय होगी, इट मीन्स कि आप रोटी, कपड़ा और भोजन की ही व्यवस्था कर पाएंगे, आपके पास उतना ही पैसा मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपकी निवेश क्षमता बढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि भैया आपकी आय जो है वो इतनी है कि आप केवल रोटी, कपड़े और मकान की व्यवस्था कर सकते हैं, मतलब अपने जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। तो आप ऐसी स्थिति में आप ऐसी स्थिति में निवेश के लिए कैसे सोच सकते हैं? तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में इतना निवेश किया जाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में लोगों की निवेश क्षमता बढ़ सके, और निवेश क्षमता बढ़ेगी तो देश आर्थिक विकास के पथ पे क्या हो जाएगा? अग्रसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। तो निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने जनसंख्या की प्रवृत्ति को आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आरंभ करने में एक बाधा माना है? तो लेवेंस्टीन साहब ने माना है। न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि देश की प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो क्या होती है? वो जीवन निर्वाह के बराबर होती है, इसलिए लोगों में निवेश नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की जरूरत है, जिससे निवेश क्षमता में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, अगला प्रश्न। विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग की अपर्याप्तता के कारण निवेश सीमित रहता है। इस विचार की आलोचना निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था? चलिए भाई बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लाइक शेयर जो लोग नहीं करते हैं, लाइक शेयर क्या करिए, सभी लोगों से निवेदन है। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या उत्तर आएगा भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सभी लोग रैगनर नट्स की तरफ ही जा रहे हैं, रैगनर नट्स की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं दोस्तों। और ये प्रभावी मांग की बात कौन करता है? कमेंट करके बताइए जरूर। ठीक है, तो देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग की अपर्याप्तता के कारण निवेश जो होता है वो सीमित रहता है, और इस विचार की आलोचना जो किया है वो हमारे रैगनर नट्स साहब ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रोफेसर अमर्त्य सेन की नहीं है? चलिए भाई, अमर्त्य सेन की पुस्तक कौन सी नहीं है? बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन साहब की नहीं है? बताइए। सॉरी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सभी लोग यही बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं। तो किसकी है भाई? एशियन ड्रामा किसकी है? किसकी है? गुरनार मेडल साहब की है क्या? मेडल की है, इन्हीं की है। अच्छा भाई, गुरनार मेडल साहब की है क्या एशियन ड्रामा? ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप इस बात को याद रखिएगा कि एशियन ड्रामा जो है ये गुरनार मेडल साहब की है। ठीक है, जिसमें उन्होंने एशिया में जो देश हैं, इन देशों की समस्याएं क्या है इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है एशियन ड्रामा में। और अमर्त्य सेन साहब की जो पुस्तक है वो है सामूहिक चयन एवं सामाजिक कल्याण, भूख एवं सार्वजनिक कार्य और कल्याण एवं प्रबंधन। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न।
चलिए, कि अर्थव्यवस्था उस आय के स्तर और ब्याज दर पे होगी जिस पर समग्र मांग पूर्ति बराबर होगी तथा तरलता की मांग व मुद्रा की पूर्ति भी बराबर होगी। इस विचार के प्रतिपादक कौन है? बहुत अच्छा सा प्रश्न, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। मुझे पता है कि आपको यहाँ पे प्रश्न पता है आसान लगेंगे, लेकिन जब यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे ना, तो आपको कुछ मतलब क्या होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर के कारण ये प्रश्न आपको क्या होंगे, कंफ्यूज करेंगे। तो इस कंफ्यूजन से दूर कैसे हुआ जा सकता है? इस कंफ्यूजन से दूर तभी आप हो सकते हैं जब आप बार बार इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। समय मिले तो सेशन को एक बार देखें, दो बार देखें, ठीक है ना? तो तभी आपको क्या होगा दोस्तों कि चीजें और अच्छे से कंफर्म हो पाएंगी, है ना? तो क्लास को बार बार रिवाइज करिए, तो ये सारी चीजें अब ऑटोमेटिकली आपको तैयार हो जाएंगी, है ना? क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि ऑप्शन नंबर ए बोल रहे, और कोई? कुछ लोग बी बोल रहे, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं। तो देखिए, अर्थव्यवस्था उस आय स्तर और ब्याज दर पर होगी जिस पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होगा। बिल्कुल ठीक है, समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सब गलत होंगे। वो बस ये सोच रहे हैं कि प्रभावी मांग के अंतर्गत किन्स साहब ने उनका दिमाग कैसे काम कर रहा है कि किन्स साहब ने प्रभावी मांग की बात किया था, और प्रभावी मांग में क्या होता है, एक तरफ क्या होता है, समग्र मांग होता है और दूसरी तरफ समग्र पूर्ति होती है। ठीक है, क्या होता है, एक तरफ समग्र मांग होता है और दूसरी तरफ समग्र पूर्ति होती है। लेकिन पूरे प्रश्न को आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, पढ़िए थोड़ा सा। अर्थव्यवस्था उस आय के स्तर और ब्याज दर पे होगी जिस पर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होगा तथा तरलता की मांग और मुद्रा की पूर्ति भी बराबर होगी। तरलता की मांग और मुद्रा की पूर्ति भी बराबर होगी। ये जो विचार देते हैं दोस्तों, हिग्स और हैंसन साहब देते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हिग्स एवं हैंसन ने इस बात को प्रूव किया है कि अर्थव्यवस्था उस आय के स्तर और ब्याज दर पे होगी जिस पर समग्र मांग पूर्ति बराबर होगा तथा तरलता की मांग और मुद्रा की पूर्ति भी बराबर होगी। ये विचार हिग्स और हैंसन ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। एक प्रश्न पक्का, आप चाहे यूपी के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश का दे रहे हैं, चाहे झारखंड का दे रहे हैं, चाहे बिहार का दे रहे हैं, एक प्रश्न पक्का यहाँ से पूछा जाएगा। इस 4 में से एक प्रश्न पक्का 100% डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पेपर में रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इस एक प्रश्न को कर लीजिए और एक नंबर मतलब एक क्वेश्चन को कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, क्या उत्तर आएगा भाई? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर। निरपेक्ष सुलाभ का नियम किसने दिया था? तो निरपेक्ष सुलाभ का नियम हमारे एडम स्मिथ साहब ने दिया था। एब्सोल्युटली ठीक है। कारक अनुपात व्यापार की बात कौन करता है? चलिए बताइए कमेंट करके। तो लियोनतिफ साहब बोलते हैं। प्रस्ताव वक्र मार्शल और एजवर्थ, तो केवल मार्शल साहब दिए हैं, ठीक दिया है। अवसर लागतें की बात करें तो अवसर लागत कौन देता है? हैबर्लर साहब अवसर लागत की बात करते हैं। ठीक है, और इसमें एक और रिकार्डो साहब का रहता है, तो तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की बात रिकार्डो साहब बोलते हैं। इस 5 में से एक प्रश्न पक्का आ जाता है, साथ ही साथ जेएस मिल का पारस्परिक मांग सिद्धांत। ठीक है, ये 5-6 में से एक प्रश्न 100% आपके पेपर में पूछा जाता है। अगला प्रश्न, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। चलिए सर, प्यारा सा प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है, बता दीजिए कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि आर्थिक समृद्धि का द्योतक है। क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय को नहीं दर्शाती है। क्या ये एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्यों इतना कम है भैया? 50% लोग भी लाइक और शेयर नहीं किए हैं। सभी लोगों से निवेदन है, थोड़ा वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। क्लास आपकी है, आपके लिए ही मैं 2 घंटे की क्लास रेगुलर लेता हूँ, रोज लेता हूँ। तो सभी लोगों से निवेदन है, थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दिया करिए। ठीक है, चलिए भाई बता दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। अच्छा सा है,
सुंदर सा है। बी जितने लोग भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बी वाले जितने भी बोल रहे हैं बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि देखिए भैया, वास्तविक राष्ट्रीय आय में निरंतर वृद्धि, ये वाला जो शब्द है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। निरंतर वृद्धि और सतत वृद्धि, अगर जो निरंतर और सतत वृद्धि नहीं होगा तो उसे आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि नहीं माना जाएगा। ठीक है, 2020 में क्या हुआ, 7% बढ़ा जीडीपी, 2021 में 8% बढ़ा, 2022 में 10% बढ़ा। तो निरंतरता के साथ ये बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2020 में जीडीपी 8% है, 2021 में जीडीपी 5% हो जाए, तो ये नहीं हम कहेंगे कि देश आर्थिक विकास कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें सततता होनी चाहिए, निरंतरता से आगे बढ़नी चाहिए। एब्सोल्युटली 100% ठीक है। और राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय को नहीं दर्शाता है। बात तो ये भी ठीक है कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि आवश्यक रूप से प्रति व्यक्ति आय को नहीं दर्शाता है। क्यों नहीं दर्शाता है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो लगभग 3 ट्रिलियन से ऊपर हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 50% से लोग, 50% के आसपास लोग आज भी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी के शिकार हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरित सकल राष्ट्रीय आय है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया और इतना आसान सा प्रश्न है ना, मैं आपसे क्या बताऊं, एक बार अगर जो आप देख लेंगे तो कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। आप मुझे समय दीजिए ना, मैं आपको बता तो रहा हूं कि आप मास्टर बन जाएंगे, इकोनॉमिक्स में आप मास्टर बन जाएंगे। हम इतनी सारी चीजों को करवा रहे हैं, बस आपसे यही निवेदन है कि आप समय दीजिए, 2 घंटे पढ़िए हमारे साथ, रेगुलर इसको क्या रखिए कि इसको हैबिट में लाइए कि 2 घंटे पढ़ना है, शाम को 7 से 9 पढ़ना है। ठीक है, क्या उत्तर होगा भैया? डी बोल रहे सभी लोग, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, हरित सकल राष्ट्रीय आय का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं, राष्ट्रीय आय की जब हम गणना करते हैं, तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि जो हमने अपना विकास किया है, इस विकास करने के क्रम में हमने पर्यावरण को कितना क्षति पहुंचा दिया। जैसे आप देखते हैं ना कि CFC जो होता है वो क्या होता है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है। बहुत सारी ऐसी गैसें होती हैं जो क्या होती है, पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक तरफ अपने देश का आर्थिक विकास कर रहे हैं और दूसरी तरफ पर्यावरण को अंधाधुंध क्षति पहुंचा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है, गवर्नमेंट की ये पॉलिसी नहीं होती है। तो हरित सकल राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हमारी जो राष्ट्रीय आय है, इसमें इतना सारा जो वृद्धि हुआ है, इसमें वृद्धि के फलस्वरूप हमने पर्यावरण को कितना क्षति पहुंचाया, इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु है? शुद्ध सार्वजनिक वस्तु क्या होती है? सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है? सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसपे हमारा और आपका समान रूप से अधिकार हो। सार्वजनिक वस्तु मतलब क्या? जिसपे हमारा भी अधिकार हो और आपका भी अधिकार हो। जितना मैं प्रयोग करूं उतना ही आप प्रयोग कर पाए। ठीक है, उसमें कोई भी प्रतिद्वंदता नहीं होती है ना। जैसे कि आपके मोहल्ले में अगर जो सरकार है स्ट्रीट लाइट लगवाती है, स्ट्रीट लैंप लगवाता है, तो उस लैंप की रोशनी से आप भी लाभान्वित होंगे और आपका पड़ोसी भी लाभान्वित होगा। तो ऐसी वस्तुओं को क्या बोलेंगे? सार्वजनिक वस्तुएं बोलेंगे। और सरकार सार्वजनिक वस्तुएं उपलब्ध इसलिए कराता है क्योंकि राष्ट्र के कल्याण में वृद्धि किया जा सके। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, सब्सिडी, बिल्कुल ठीक है। सब्सिडी, जैसे आपको गैस पे सब्सिडी मिलती है, पेट्रोल पे सब्सिडी मिलती है, तो ऐसी स्थिति में ये सभी को मिलती है जो लोग भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सब्सिडी जो है अर्थात सहायकी जो है, ये शुद्ध सार्वजनिक वस्तु है। और अगर जो केवल सार्वजनिक वस्तु की बात करें तो सार्वजनिक वस्तु क्या होगा? स्ट्रीट लैंप हो जाएगा। ठीक है, जो प्रकाश की व्यवस्था गवर्नमेंट आपके लिए करवाती है। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न बहुत खूबसूरत सा है, मजेदार सा है, इसको गलत ना करिएगा, अक्सर पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, ठीक है। कि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा संस्तुत की गई निम्न में से कौन सी एक सिफारिश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन लोगों ने क्या कहा कि हम किस तरीके से बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से हम बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, जो हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे वो क्या कहे, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। किसकी याद आई, किसी अर्थशास्त्री की याद आई, किसकी याद आई, पीगू साहब की याद आई कि नहीं आई। पीगू साहब क्या कहते हैं, कहते हैं कि देखिए अगर जो आपको बेरोजगारी कम करना है, बेरोजगारी अगर जो आपको कम करना है देश में, तो ऐसी स्थिति में बेरोजगारी अगर जो कम करना है, ठीक है, बेरोजगारों को अगर जो कम करना है, लोगों को ज्यादा रोजगार देना है, तो ऐसी स्थिति में श्रमिकों की क्या करिए, मजदूरी में कटौती करिए, उनके मजदूरी में क्या करिए, कटौती करिए। इजी सी बात है, ध्यान में आपको आना चाहिए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि मौद्रिक मजदूरी में सामान्य कटौती होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भीतरी मुद्रा क्या होता है। चलिए भीतरी मुद्रा यहाँ पे दिया है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि बाह्य मुद्रा क्या होता है, ठीक है, बाह्य मुद्रा क्या होता है, कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि बाह्य मुद्रा क्या होता है। ये तो भीतरी मुद्रा आपने देख लिया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है, भीतरी मुद्रा क्या होता है, बिल्कुल ठीक है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि भीतरी मुद्रा जो है वो ऐसी मुद्रा होती है जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निजी क्षेत्रों के लिए साख का निर्माण करती है, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि भीतरी मुद्रा जो है ये वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निजी क्षेत्रों के लिए साख का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। ये प्रश्न पक्का आपके पेपर में आएगा। आप इकोनॉमिक्स का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी, चाहे किसी भी स्टेट का हो, केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण से एक प्रश्न 100% पूछा जाता है, और इस प्रश्न को बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सही करके आते हैं, ठीक है। चलिए बताइए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई। तो साख पे नियंत्रण कौन करता है, साख पे नियंत्रण आरबीआई करता है, केंद्रीय बैंक करता है। कितने तरीके से करता है, दो तरीके से करता है। कितने तरीके से करता है, दो तरीके से। एक होता है गुणात्मक, एक होता है क्या, गुणात्मक, और दूसरा क्या होता है सर, मात्रात्मक, ठीक है, मात्रात्मक। तो गुणात्मक के अंतर्गत क्या आता है, मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव, साख मापदंड, और मात्रात्मक के अंतर्गत क्या आता है, बैंक दर आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है। तो ये क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं क्या, साख जमा अनुपात, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, साख जमा अनुपात, ना ही गुणात्मक ना ही मात्रात्मक, दोनों विधियों में से किसी भी विधि के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ये बैंक दर, नगद शेष अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात, ये मात्रात्मक विधि के अंतर्गत आता है, ठीक है, ठीक है। और गुणात्मक के अंतर्गत क्या आता है, नैतिक दबाव आता है। अगला प्रश्न बहुत खूबसूरत सा है कि संरचनात्मक स्फीति उत्पन्न होती है, मतलब अर्थव्यवस्था में किस तरीके से संरचनात्मक स्फीति अर्थात महंगाई संरचनात्मक रूप से पूरी अर्थव्यवस्था में किस तरीके से बढ़ती है, बताइए कमेंट करके मुझे।
और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है। यहाँ पे मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि आप ईमानदारी से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। आपके एग्जाम के सिलेबस के अनुसार सारे टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। आपको दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं ताकि समय समय पे आप अपना इवेल्युएशन करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको दिए जा रहे हैं और करंट भी आपके प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो दोस्तों इस सिस्टमेटिक वे को आप फॉलो करिए। इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत आसान सा सब्जेक्ट बन जाएगा, बशर्ते आप एप्लीकेशन पे इनको सिस्टमेटिक वे से पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे पढ़ते रहिए। आपको कहीं भी इधर उधर से एक लाइन भी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होगी। सारी चीजें दोस्तों मेरे द्वारा आपको दी जा रही हैं। हमारी जो बैचेज चल रही है उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, बिहार पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं की क्लासेस अलग अलग चल रही हैं। और अलग अलग दोस्तों अलग अलग क्लासेस में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, एडमिशन ओपन है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलता है। एडमिशन फीस 2500 रुपए है। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करके आप डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर लीजिए। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आएगा भाई? क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग। चलिए देखते हैं कि संरचनात्मक स्फीति, इस मुद्रा स्फीति का मतलब क्या होता है कि जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। और जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है तो क्या होता है, मुद्रा का जो मूल्य होता है उसमें कमी आ जाती है। तो हम उसे क्या बोलते हैं कि भैया बहुत महंगाई बढ़ गई है ना, बढ़ गई है महंगाई। चलिए तो देखते हैं कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण, ठीक है, ये संरचनात्मक स्फीति की बात बोल रहा है। नहीं तो इसमें मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण नहीं होता है भैया, ठीक है, बाजार की अपूर्णताओं के कारण होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये संरचनात्मक स्फीति की बात कर रहा है। उत्पादन के पूरक साधनों की कमी के कारण, बिल्कुल ठीक है, उत्पादन के पूरक साधन जो है उसकी कमी के कारण संरचनात्मक स्फीति उत्पन्न होती है और व्यय में वृद्धि के कारण नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये संरचनात्मक स्फीति की बात कर रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं 2 और 3 सही है। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। यहां से एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, लगभग हर पेपर में यहां से एक प्रश्न बन जाते हैं। क्या उत्तर आएगा भैया? सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। निवेदन है सभी लोग से कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुद्रा स्फीति का अतिरेक मांग मॉडल जो है वो कितने, ठीक है, मुद्रा स्फीति के का अतिरेक मांग मॉडल किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक है, तो हैंसन साहब ने दिया था। कहां पे है हैंसन साहब? यहाँ पे है, बिल्कुल ठीक है। लाभ तथा समृद्धि के मॉडल की बात करें दोस्तों तो पैसिनेटी ने दिया था। बिल्कुल ठीक है। विनियोग के मुद्रा प्रवाह की बात करें दोस्तों तो ये ड्यूजेनबरी साहब ने दिया था। और भीतरी मुद्रा तथा बाह्य मुद्रा की बात जो किया वो किसने किया? गुरली व सा ने किया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर तो कुछ दिया नहीं गया है 2, 3, 1, 4 बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक क्रियात्मक वित्त का उद्देश्य है? देखिए, एक होता है दोस्तों क्रियात्मक वित्त और दूसरा क्या होता है? क्रियाशील वित्त। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दोनों में अंतर है। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्रियात्मक वित्त की बात कौन करता है भाई? क्रियात्मक वित्त की बात कौन करता है? लर्नर साहब बोलते हैं ना, लर्नर साहब। ठीक है, क्रियात्मक वित्त की बात कौन करता है? लर्नर साहब। और कार्यशील वित्त की बात कौन करता है? कार्यशील वित्त की बात कौन करता है? कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक क्रियात्मक वित्त का उद्देश्य है,
तो क्रियात्मक वित्त का उद्देश्य आर्थिक स्थिरता के साथ पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो जो क्रियात्मक वित्त लर्नर साहब ने दिया था, इसका जो मुख्य उद्देश्य यही था कि भैया किस तरीके से आर्थिक स्थिरता के साथ अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति किया जाए और पूंजी निर्माण को साथ ही साथ किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। बलजीत सिंह जी, जितने लोग भी बोल रहे हैं कार्यशील वित्त को लेकर के, सभी लोग का उत्तर ठीक है। और क्रियात्मक वित्त से एक अर्थशास्त्री और जुड़े हैं सर, बताएंगे आप मुझे कि क्रियात्मक वित्त से एक अर्थशास्त्री और जुड़े हैं, उनका नाम क्या है? लर्नर साहब तो ठीक है जुड़े हैं, लेकिन क्रियात्मक वित्त से एक अर्थशास्त्री और हैं जिनका नाम कहीं कहीं पे देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलता नहीं। कमेंट करके बता दीजिएगा आप क्या उत्तर होगा भाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं? कोई उत्तर नहीं दे रहा है भाई। तो देखिए, अधिकतम सामाजिक लाभ वह लाभ होता है जब समाज को अधिकतम लाभ कब मिलेगा। अब यहाँ पे किसकी याद आ जानी चाहिए, किसकी याद आनी चाहिए? नहीं, लर्नर के साथ किन्स आते हैं, किन्स साहब भी बात करते हैं, ठीक है। किन्स किसी को याद नहीं आ रहे थे। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? फिर आपको याद आने चाहिए डाल्टन साहब। क्या बताया था कि जहां पे सीमांत त्याग सीमांत लाभ के बराबर होना चाहिए, है ना। तो देखिए, अधिकतम सामाजिक लाभ तब प्राप्त होता है जब कर आगम की सीमांत अनुपयोगिता सार्वजनिक व्यय की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। मतलब आप जितना त्याग कर रहे हैं, आपके त्याग से जितना आप जितना त्याग कर रहे हैं उतना ही लाभ जो इस त्याग को प्राप्त कर रहा है उसको हो। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। और अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन साहब ने दिया था। क्या बोला था कि अधिकतम सामाजिक लाभ कब होगा? जब एक पक्ष का सीमांत त्याग दूसरे पक्ष के सीमांत लाभ के बराबर हो जाए, ठीक है। अर्थात अगर जो अमीर वर्ग 10 रुपए देता है तो इस 10 रुपए से जितना वो उसे हानि होती है उतना ही गरीब वर्ग को जब ये 10 रुपए गवर्नमेंट दे तो इसे क्या होना चाहिए? लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे मूव करेंगे। राजकोषीय नीति सर्वाधिक प्रभावशाली होती है जब, अब इसका अगर जो कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो फिर क्या करेंगे? थोड़ा ऐसे करके देखेंगे ठीक है। अगर जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते। और इस प्रश्न को आप रट्टा मार के भी याद नहीं कर सकते, इसलिए बोलता हूं कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग को लगता है सर जी 2200-2500 फीस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा ही क्या। आप अगर जो इतना सारी चीजें पढ़ रहे हैं वहां पे, अगर जो नौकरी मिल जाएगी तो 50 से 70 हजार रुपये आपकी सैलरी होगी। उस आधार पे 2000 रुपये की क्या औकात होगी? आपको कुछ यहाँ पढ़ाया ही तो जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। फिर भी लगता है 2000 रुपये कौन पेमेंट करने जाएगा? फिर 2000 बहुत छोटी सी बात है, 2 करोड़ से ज्यादा कमा लेंगे आप, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? हाँ, ऊपर से 4-5 लोग सी बोल दिए, नीचे वाले भी सी बोल देंगे, ठीक है। बोल देंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो राजकोषीय नीति सर्वाधिक प्रभावशाली होती है कब होती है? तभी होती है जब दोनों आईएस तथा एलएम अनुसूचियों का ढाल 0 से अधिक होता है तथा क्या होता है? अनंत से कम होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अब कॉन्सेप्ट पता होगा तो जानेंगे, नहीं पता होगा तो नहीं पता, नहीं आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न, और मैं 2-4 लाइन में इसके पूरे कॉन्सेप्ट को बता भी नहीं पाऊंगा यहाँ स्लाइड पे। चलिए आगे मूव करेंगे सर। बिल्कुल ठीक है। कर देय क्षमता एक फलन है, कर देय क्षमता एक फलन है।
चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? और कुछ लोगों को मैं ऐसा देखता हूँ जो क्लास में एज अ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, कभी कभार आते हैं, है ना? जैसे लगता है चलो आज पढ़ ही लेते हैं, कोई काम नहीं। तो अगर जो आपको ऐसा लगता है कि चलो आज कोई काम नहीं है, पढ़ ही लेते हैं, और रोज नहीं पढ़ रहे हैं, तो भाई एक दिन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना? एक दिन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ये बीच का काम ना करिए, या तो जान लगा दीजिए या तो छोड़ दीजिए, ठीक है? क्योंकि आपको कंपटीशन उसी से करना है जो एकदम जान लगा के 2-3 साल से पढ़ रहा है, खूब मेहनत कर रहा है। तो आपका एक दिन से पढ़ने से हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाग्य से हो जाएगा। आज के समय में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भाग्य कहीं पे कोई लागू नहीं होता है। पूर्णतः आपका क्या होता है, हार्ड वर्क होता है। और हाँ, हार्ड वर्क के बाद थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी होता है, लेकिन जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक आपका लक फैक्टर नहीं आएगा। आप ये सोचे कि भैया हार्ड वर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे और बाई लक हमारा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है? लक तब जरूरी होगा जब आप क्या करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में वहां पे थोड़ा बहुत लक जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एक लड़का 100 में से 91 नंबर पाता है और एक लड़का 90.8 नंबर पाता है, ठीक है? तो 0.2 नंबर से क्या होता है, वो पिछड़ जाता है। तो वहां पे क्या काम करता है वो, भैया लक फैक्टर काम करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो पार्ट आपके ज्यादा स्ट्रांग है उसी पार्ट से पूरे पेपर में प्रश्न ज्यादा पूछ दिया गया, तो आप जाहिर सी बात है कि प्रश्न पत्र अच्छा हल करके आएंगे, है ना? ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। कर देय क्षमता एक फलन है, कर देय क्षमता एक फलन है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि भैया ये आय वितरण का, बिल्कुल ठीक है, राष्ट्रीय आय के आकार का और जनसंख्या के आकार का। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, उपरोक्त सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है कि कर देय क्षमता एक फलन होता है आय वितरण का, राष्ट्रीय आय के आकार का और जनसंख्या के आकार का। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ ऐसे हैं जो बताने लगे कि लक बहुत जरूरी होता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है। लक तब जरूरी होता है जब आप बहुत कठिन परिश्रम किए रहते हैं, कठिन परिश्रम के बाद आपका लक सामने आता है। कठिन परिश्रम नहीं किए तो कोई लक सामने नहीं आएगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा भाई? बिक्री कर का कराघात होगा। अरे नहीं भाई, मैं किसी एक व्यक्ति को थोड़ी बोल रहा हूं, आप तो रोज क्लास में रहती हैं। ऐसा नहीं है। बिक्री कर का कराघात यूपी पीजीटी में बीएड अनिवार्य नहीं होगा कि होगा? इस वाली वैकेंसी में बीएड अनिवार्य नहीं है पीजीटी के लिए। आगे पता नहीं क्या होगा, अब वो नोटिफिकेशन बताएगा, ठीक है? अब देखिए, तो बिक्री कर का कराघात होता है दोस्तों, तो क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच मांग की लोच एवं पूर्ति की लोच के अनुपात के आधार पर बटेगा, ठीक है? अगर जो क्या होगा दोस्तों कि मांग लोचदार है, मांग जो है ये लोचदार है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, कर का भार किसे वहन करना पड़ेगा? किसे वहन करना पड़ेगा? विक्रेता को, ठीक है? क्योंकि विक्रेता को इस बात का डर रहेगा कि अगर जो हम कर का भार अपने क्रेताओं पे डालेंगे तो हमारे क्रेता दूसरे तरफ भाग जाएंगे, ठीक है? अर्थात मान लीजिए कि अगर जो चाय पर गवर्नमेंट ने कर बढ़ा दिया, ठीक है, तो अब चाय वाली जो कंपनी है वो कभी भी विक्रेता से वसूल क्रेता से वसूल करना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर जो चाय की कीमतों में वृद्धि आएगी तो लोग कॉफी खरीदना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में अगर जो मांग लोचदार है तो पूरा का पूरा कर का भार कौन वहन करेगा? विक्रेता वहन करेगा। और अगर जो मांग क्या है दोस्तों, बेलोचदार है, बेलोचदार है, तब कौन वहन करेगा? क्रेता वहन करेगा, अर्थात उपभोग जो करेगा वो वहन करेगा। जैसे माचिस की कीमतों में वृद्धि कर दी जाए, नमक की कीमतों में वृद्धि कर दी जाए,
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भैया आपको माचिस का उपयोग करना ही है, नमक का उपयोग करना ही है, गैस सिलेंडर का उपयोग करना ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पूरा का पूरा कर का भार आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा था कि क्या हुआ, सरकार ने क्या कर दिया, दूध पे भी टैक्स लगा दिया। तो जो अमूल दूध की कंपनी है, वो जो पहले 60 रुपए पर लीटर दूध बेचती थी, अब वो क्या कर दिया, 66 रुपए पर लीटर कर दिया। जो लोग शहरों में होंगे वो जानते होंगे। ठीक है, तो अमूल कंपनी पे कौन टैक्स लगाया, गवर्नमेंट ने लगाया, और ये किसके ऊपर भेज दिया, ये उपभोक्ताओं के ऊपर भेज दिया। ठीक है, क्योंकि भैया दूध का इस्तेमाल करना ही करना है। अगला प्रश्न, सरकार, भारत सरकार का बजटीय घाटा बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई, भारत सरकार का बजटीय घाटा बराबर होता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो क्या उत्तर आ रहा है सर, डी, सी डी, और कोई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। चलिए थोड़ा आराम से करिए इस प्रश्न को। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, भारत सरकार का जो बजटीय घाटा होता है वो बराबर होता है राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजी प्राप्तियों को घटाकर कुल राजस्व तथा पूंजी व्यय को जोड़ करके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे योग होना चाहिए दोस्तों, तब आपको ज्यादा क्लियर होता है। तो योग नहीं दिया गया है, तो इस वजह से आपको हो सकता है दिक्कत हो। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है ना। तो भारत सरकार का बजटीय घाटा जो बराबर होगा राजस्व प्राप्तियों तथा पूंजी प्राप्तियों को घटा करके कुल राजस्व तथा पूंजी व्ययों के को जोड़ करके। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। आगे आगे मूव करेंगे। बजट घाटे में सम्मिलित नहीं होता है, बजट घाटे में क्या सम्मिलित नहीं होता है भाई, बिल्कुल ठीक है, बजट घाटे में क्या सम्मिलित नहीं होता है, कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। ठीक है, क्या उत्तर होगा भाई, चलिए बताइए। जैसे होता है ना, अलग अलग चैनल वाले कहते हैं कि आप लोगों का व्यू बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, क्लास बंद कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, दो लोग पढ़ेंगे तो भी एग्जाम के दिन तक मैं क्लास लूंगा। है ना, आप चाहे लाइक करें या ना करें, मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा और मेरा हमेशा लक्ष्य रहेगा कि आपको सफलता मिले, है ना। तो अगर जो दो लोग भी क्लास देखेंगे तो मैं क्या करूंगा कि आपके एग्जाम के एक दिन पहले तक क्लास लेता रहूंगा, है ना। तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे जगहों पे मैं देखती हूँ तो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे, क्लास बंद कर दी जाएगी। क्यों बंद कर दी जाएगी भाई, नहीं बंद की जाएगी, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि बजट घाटे में सम्मिलित नहीं होता है, बजट घाटे में क्या सम्मिलित नहीं होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप क्या बोल रहे हैं कि देखिए सर जी, सार्वजनिक ऋण पर ब्याज भुगतान को हम बजटीय घाटे के अंतर्गत क्या करते हैं, सम्मिलित नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सभी लोग डी बोल रहे हैं, बिल्कुल। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक होने वाला है कि बजट घाटे में सम्मिलित क्या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए।
क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ये बोल रहे हैं कि विशेष आहरण अधिकार, अर्थात ये किसकी बात कर रहे हैं? एसडीआर की बात कर रहे हैं। एसडीआर किसी देश के आईएमएफ के खाते में केवल एक किताबी प्रविष्टि है। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो होता है वो क्या करता है कि अपने सदस्य देशों को भुगतान और संतुलन दूर करने के लिए साख प्रोवाइड करता है एसडीआर के रूप में, अर्थात विशेष आहरण अधिकार के रूप में। और यह केवल एक वही खाता प्रविष्टि होती है। वास्तविक रूप में ये कोई ऐसी मुद्रा नहीं होती है जिसको हाथ में लेकर के महसूस किया जा सकता है। ये एक वही खाता प्रविष्टि होती है। ठीक है, विशेष आहरण अधिकार को कागजी स्वर्ण अर्थात पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। देयर इज नो डाउट 100% ये दोस्तों ठीक होने वाला है। पेपर गोल्ड बोला जाता है ना, तो फिर इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं भैया? ये एक किताबी प्रविष्टि है, इसी वजह से ही तो इसे कागजी स्वर्ण या पेपर गोल्ड बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा ना सर, कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष दशा है, यह किसने कहा था भैया? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, कौन जेआरएफ हो गया भाई? चलिए, अगर जो आपने क्वालिफाई किया है तो ऐसी स्थिति में आपको यूनिवर्सिटी जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि आपने क्वालिफाई कर लिया तो रिसर्च के लिए आपको पैसा मिलने लगेगा। सबसे जरूरी बात होती है कि अब आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना होगा और अपना इनरोल कराना होगा एज अ शोध छात्र के रूप में, तब जाकर के आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, है ना? बहुत सारे लोग क्वालिफाई होकर के इतने उत्साहित होते हैं कि आगे की प्रक्रिया उनको पता ही नहीं होती। उनको लगता है कि बस अब हो गए, अब पैसा आएगा हमारे अकाउंट में। ऐसा नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिए। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष दशा है, ये किसने कहा था? चलिए, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? वर्टीन ओहलिन बोल रहे हैं, ओहलिन साहब ने ये बात कही थी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष दशा है, ये ओहलिन साहब के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना? चलिए, अगला प्रश्न करिए। देखिए दोस्तों, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ, ठीक है, एक बात मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर जो जिंदगी में आपको मौका मिलता है ना कि अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लें, है ना, तो आप जरूर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़िए। वहां पे पता है, वहां पे आपको जिंदगी में के बहुत सारे पहलुओं को सीखने को मिलता है। आजकल के जो नए नए लड़के आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि कोचिंग कर ले रहे हैं, बड़े बड़े से बड़े बड़े कोचिंगों में वो आईएएस की कोचिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हमारा लक्ष्य जो है वो यूपीएससी क्वालिफाई करना है। और बाकी ग्रेजुएशन किसी गांव देहात जगह से कर ले रहे हैं जहां पे जाके बस क्या करना हो, लिखना हो। ये प्रक्रिया सही नहीं है, ये प्रक्रिया सही नहीं है। बौद्धिक और मानसिक विकास आपका हो ही नहीं पाएगा, उस लेवल का बौद्धिक और मानसिक विकास आपका हो ही नहीं पाएगा। तो पहले तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई जाओ, 3 से 5 साल गुजारो किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में, फिर आपको जिंदगी का क्या होगा कि परम ज्ञान प्राप्त होगा, है ना? वहां पे आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग जी रहे हैं। वहां के आप प्रोफेसरों को देखेंगे, है ना, करोड़ों रुपए है उनके पास, लेकिन फिर भी उनकी शालीनता, उनके चेहरे पे जो भाव है उसको देखेंगे कि यार आप उनके अंदर कोई एटीट्यूड ही नहीं है। उनसे लाखों ऐसी बात है जो आप सीख सकते हैं, जो आपकी पूरी जिंदगी भर काम आएगी, है ना? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
चलिए इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। तो जब भी मौका मिले तो प्रयास करिए कि अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका नहीं छोड़िए, है ना। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करते हैं। कथन हो गया और कारण हो गया, है ना। चलिए, आयात प्रशुल्क सामान्यतः आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि कर देता है। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है, 100% ठीक है। यह कीमत वृद्धि व्यापार में संलग्न देशों में पूर्ति की लोच तथा मांग की लोच पर निर्भर करता है। देयर इज नो डाउट, 100% ये ठीक होने वाला है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं दोस्तों, ए बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या प्रस्तुत कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक होने वाले हैं कि आयात प्रशुल्क सामान्यतः आयातित वस्तु की कीमत में वृद्धि कर देता है। और इसका कारण क्या है कि यह कीमत वृद्धि व्यापार के संलग्न देशों में पूर्ति की लोच तथा मांग की लोचों पे निर्भर करता है। एब्सोल्युटली ठीक है। तो जितने लोग भी ए बी बोल रहे हैं कि सही है और एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहा है, ये बात भी सही है, ठीक है। दोस्तों जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो उस टाइम क्या हुआ कि एक बार, चूंकि छोटी मोटी बातें हैं आप लोगों से कर लेनी चाहिए, एक बार सेमिनार रखा गया था, ठीक है, कोई टॉपिक पे चर्चा होने वाला था। तो हमारे एक प्रोफेसर साहब थे, तो उस दिन इतनी तगड़ी बारिश हुई, इतनी तगड़ी बारिश हुई कि पूरे हाल में केवल और केवल 5 लोग पहुंचे और हमारे प्रोफेसर साहब भी आ गए। तो हम लोग बहुत निराश थे कि आज लग रहा है कि कुछ हो नहीं पाएगा। तो प्रोफेसर साहब आए तो पता है क्या कहे, उन्होंने कहा कि देखो बेटा, जिंदगी में एक बात ध्यान रखना कि हमेशा कम में ही ज्यादा सीखने की चेष्टा करना और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे सीखने की का क्या करना, प्रयास करना। और उन्होंने 2 घंटे तक लगातार लेक्चर दिया और हम लोग केवल और केवल वहां पे 5 लोग थे। तो इस एक घटना की वजह से पता है जिंदगी में हमको क्या मिलती है, ईमानदारी सीखने को मिलती है कि आप अपने काम के प्रति कैसे ईमानदार रह सकते, है ना। तो ये सारी चीजें आपको और कहीं नहीं देखने को मिलेगी, ऐसे ऐसे संस्थानों में ही देखने को मिलेगी, ऐसे ऐसे जगहों पे भी देखने को मिलेगी जहां से आपको सीखने को मिलेगा कि कार्य के प्रति आप ईमानदार कैसे हो, किस तरीके से आप अपने कार्य को ठीक तरीके से और सुचारू रूप से करें। कोई और रहता तो कह देता 5 लोग आए हो, जाओ घर, छुट्टी हो गया, है कि नहीं। इस प्रश्न का उत्तर करते हैं कि जिस प्रकार स्वतंत्र व्यापार प्रचुर साधन की कीमत को बढ़ा देता है और दुर्लभ साधन की कीमत को घटा देता है, उसी प्रकार अगर जो संरक्षण दिया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है, डी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं और कोई, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। देखिए क्या होता है भैया, संरक्षण में क्या होता है, देखिए जिस प्रकार स्वतंत्र व्यापार प्रचुर साधन की कीमत को बढ़ा देता है और दुर्लभ साधन की कीमत को घटा देता है। जब स्वतंत्र व्यापार हो जाएगा तो एक देश दूसरे देश से या एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से आसानी से क्या कर पाएंगे, व्यापार कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो प्रचुर साधन होंगे उनका प्रयोग करके उत्पादन स्तर को बढ़ाए जाने की चेष्टा की जाएगी। तो ये कीमतों को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और जो दुर्लभ साधन होंगे अब वो दुर्लभ नहीं होंगे क्योंकि मार्केट ओपन हो गया है, बहुत सारे क्षेत्र या बहुत सारे देश एक जगह पे आकर के क्या कर रहे हैं कि व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दुर्लभ साधन की कीमत घट जाएगी, ठीक है। लेकिन जब संरक्षण दिया जाएगा तो अगर जो संरक्षण दे दिया जाएगा तो दुर्लभ साधन की कीमत बढ़ जाएगी और प्रचुर साधन की कीमत क्या हो जाएगी दोस्तों, घट जाएगी, ठीक है। हम ये कह दें कि जो सोना है वो केवल और केवल दक्षिण अफ्रीका का जो सोना आता है वही क्या किया जाएगा, परचेज किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में दक्षिण अफ्रीका की खान में जो सोने होते हैं उनकी कीमत बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। लेकिन क्या होगा, जो दुर्लभ साधन है उनकी कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन जो प्रचुर साधन होंगे उनकी कीमत क्या हो जाएगी दोस्तों, घट जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक से संबंध है, विश्व बैंक से संबंधित कौन सा है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। बिल्कुल ठीक है,
चलिए क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं सर? ए बोल रहे हैं क्या? सभी लोग ये बोल रहे हैं। ए में ऐसा क्या है भाई? ए में ऐसा क्या है? आईएफसी है क्या? कब हुआ था इसकी स्थापना? कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। इसकी स्थापना कब हुई बताइए। अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन की बात करें दोस्तों, मतलब क्या? अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन की बात करें, इसका मतलब क्या? आईडीए, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष सबको पता होगा 1945 में, और विश्व व्यापार संगठन का प्रकाश में आया 1995 में, ठीक है। तो ये विश्व बैंक जो है ये कब प्रकाश में आया दोस्तों? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को जुड़वा संस्थाएं बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जुड़वा बहने भी बोलते हैं इसको, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को। और इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। और विश्व बैंक में जो संस्थाएं हैं, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम है, अंतरराष्ट्रीय विकास संगठन है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इसके साथ आया था, अलग संस्था है, तो ये नहीं होगा। और विश्व व्यापार संगठन ये 95 में आता है, ये भी नहीं होगा। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि 1 और 2, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। आईबीआरडी भी विश्व बैंक की संस्था है, मेगा भी जो है वो विश्व बैंक की संस्था है। आगे, मजदूरी एवं लाभ में विलोम संबंध को सर्वप्रथम किसने बताया? किसने कहा कि अगर जो आप मजदूरी को बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर जो मजदूरी में वृद्धि करेंगे सर, मजदूरी में अगर जो आप वृद्धि करेंगे तो लाभ में आपके कमी आ जाएगी। किसने यह बात कही थी? और बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। अगर जो श्रमिकों को वेतन आप ज्यादा देंगे तो आपके अतिरेक में कमी आएगी, अर्थात आपके लाभ में कमी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी सर? आएगी ना, जरूर आएगी। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए कहा जाता है ना कि प्राइवेट सेक्टर में शोषणकारी प्रवृत्ति पाया जाता है ना? प्राइवेट सेक्टर में शोषणकारी प्रवृत्ति पाया जाता है कि जो पूंजीपति होता है ये मजदूरों की सीमांत उत्पादक क्षमता के बराबर इनको मजदूरी नहीं देता है और इनका शोषण करके अपने अतिरेक को, अर्थात अपने लाभ को अधिकतम करता है। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? एडम स्मिथ साहब बोल रहे हैं क्या आप? अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है। एडम स्मिथ को ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कार्ल मार्क्स याद आ जाएंगे, ठीक है। फिर कार्ल मार्क्स का क्या याद आ जाएगा? उनकी वो थियरी याद आ जाएगी जिसमें वो बताते हैं कि पूंजीपति जो होता है वो श्रमिकों का शोषण करता है और उसको उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं देता है, और इसी अतिरेक के, इसी शोषण के फलस्वरूप क्या होता है कि एक पूंजीपति को लाभ की प्राप्ति होती है, अर्थात अतिरेक मिलता है। एग्जाम में ये बात याद आएगी, लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिए कि सबसे पहले किसने बताया कि मजदूरी और लाभ में विलोम संबंध होता है। तो ये बात बताई थी एडम स्मिथ साहब ने। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, क्रांतिक न्यूनतम प्रयास थीसिस किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चलिए भाई बताइए। क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक। इजी सी बात है, कोई गलत करेगा? फिर सच्ची सच्ची बताइए कि किसको याद ये बात आ रहा है कि न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत जो लेविनस्टीन साहब ने दिया था उसमें उन्होंने क्या कहा था? आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें इन्होंने ये कहा था कि देखिए, अर्थव्यवस्था जो है वो गरीबी के जाल में फंसी हुई है, मतलब गरीबी के दुष्चक्र की बात नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि गरीबी की स्थिति में अर्थव्यवस्था फंसी हुई है। और इसका कारण ये है कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है? जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जब जनसंख्या बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो रही है, और प्रति व्यक्ति आय जो है वो इतना हो जा रहा है कि लोग केवल और केवल जीवन निर्वहन कर पाए इतना ही आय अर्जित कर पा रहे हैं। जीवन निर्वहन के लिए ही केवल आय अर्जित कर पा रहे हैं, अर्थात वो रोटी, कपड़ा और मकान की ही केवल व्यवस्था कर पा रहे हैं, उनके अंदर निवेश करने की क्षमता है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए
कि अर्थव्यवस्था में इतना न्यूनतम निवेश करना चाहिए, विनिवेश करना चाहिए, जिससे कि लोगों की निवेश क्षमता बढ़ सके। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के गैर योजना के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, गैर योजनागत व्यय कौन से, मतलब सरकार ऐसा कौन सा व्यय करता है जो योजना बना करके नहीं करता है? ठीक है, सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। 100 से ज्यादा लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी क्लास होती है। 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूं किसी भी कंडीशन में। क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? थोड़ा आराम से करिए। चलिए, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं। अच्छा, देखते हैं। गैर योजनागत व्यय मतलब ऐसा व्यय जब सरकार अपने बजट का निर्धारण करता है तो इस बजट में ये मेंशन नहीं करता है कि भैया हम यहाँ पे ये व्यय करने वाले हैं। जब आप सरकार के बजट को देखते हैं तो सरकार कहता है ना कि हम सड़क पे इतना व्यय करेंगे, अर्थात परिवहन पे इतना व्यय करेंगे, शिक्षा पे हम इतना व्यय करेंगे, स्वास्थ्य पे हम इतना व्यय करेंगे, बिजली पे हम इतना व्यय करेंगे। तो सरकार इसके लिए तो योजना बना करके व्यय कर रही है। लेकिन बहुत सारे व्यय ऐसे होते हैं जो सरकार के बजट में शामिल नहीं होते हैं, वो सरकार के गैर योजनागत व्यय होते हैं। जैसे कि क्या होता है दोस्तों? सब्सिडी होती है। ठीक है, एब्सोल्युटली ठीक है। गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसके लिए सरकार कोई योजना बना करके व्यय नहीं करती है। ब्याज भुगतान, जो सरकार ने आंतरिक व बाह्य ऋण लिया है, इसका जब ब्याज भुगतान करती है तो इसके लिए भी सरकार कोई योजना नहीं बनाती है। और साथ ही साथ में दोस्तों प्रतिरक्षा पर व्यय, ठीक है, प्रतिरक्षा पर व्यय भी जो होता है दोस्तों गैर योजनागत व्यय होता है, क्योंकि कब देश में युद्ध की स्थिति विद्यमान हो जाए, कब देश में अकाल की स्थिति विद्यमान हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिरक्षा व्यय पर भी वृद्धि गैर योजनागत व्यय होता है। और अवस्थापना के विकास पे व्यय नहीं भैया, ये योजनागत व्यय के अंतर्गत आता है। तो 1 2 3 जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में जनसंख्या की आदर्श वृद्धि दर प्राप्त की जाती है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? कमेंट करके सभी लोग बता दीजिएगा मुझे कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया। और ये जनांकीय संक्रमण सिद्धांत जो दिया गया, इसमें इन्होंने 3 अवस्थाओं की बात किया था। ठीक है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। ठीक है, पहले चरण में ये बताते हैं कि देखिए, जब अर्थव्यवस्था पिछड़ी है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में लोगों के पास शिक्षा नहीं होगा, मनोरंजन के साधन नहीं होंगे, लोग पोषक पदार्थ नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में लोग बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, अर्थात जो जन्म होगा वो ज्यादा होगा। और लोग पोषक पदार्थ नहीं ले पा रहे हैं, लोग शिक्षित नहीं है, तो लोग स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क नहीं है, तो जन्म भी ज्यादा होगा और मृत्यु भी लोगों की ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और लोगों की ये सोच होती है कि क्या होगा, हमारे 4-5 बच्चे रहेंगे तो हमसे कोई क्या करेगा, झगड़ा नहीं करेगा। ये स्थिति विद्यमान रहती है, तो जन्म दर भी ज्यादा होता है, मृत्यु दर भी ज्यादा होती है, लड़ाई झगड़े लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है, 4 में से एक, क्या बोलते हैं लोग, गांव से बिलोंग करते होंगे तो वहां पे डायरेक्ट बोला जाता है ना, अरे हमारे 4 बच्चे हैं, एक चला भी गया तो कोई बात नहीं, 3 बचेंगे। ठीक है, दूसरी अवस्था आती है तो अब अर्थव्यवस्था थोड़ी सी विकास कर चुकी होती है, अर्थात अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था हो चुकी होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जन्म दर ज्यादा होता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब मृत्यु दर में कमी आ जाती है, क्योंकि थोड़े बहुत लोग शिक्षित हो जाते हैं और साथ ही साथ में लोग स्वास्थ्य के प्रति सतर्क हो जाते हैं और पोषक पदार्थ लेने लगते हैं, तो मृत्यु दर में कमी आ जाती है। और यही जो होता है दोस्तों, ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है। और इसी के कारण दोस्तों जनसंख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि जन्म बहुत ज्यादा होता है और मृत्यु कम होती है, तो जनसंख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता है, जिसे जनसंख्या विस्फोट बोला जाता है। तीसरी जो अवस्था आती है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अब हम विकसित हो चुके होते हैं और कहते हैं कि चलो भैया
लड़का हो या लड़की एक रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो जन्म दर में भी कमी आ जाती है और मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है। तो जनसंख्या यहाँ भी संतुलित रहती है, यहाँ भी संतुलित रहती है, लेकिन दूसरी अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या आप उत्तर बोल रहे हैं सर? क्या उत्तर बोल रहे हैं कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में जनांकीय आदर्श वृद्धि दर प्राप्त की जा सकती है? क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, तृतीय चरण बोल रहे हैं। सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तीसरा चरण होगा। अब ये मत कहिएगा कि सर जी पहला और तीसरा होगा, नहीं, पहला तीसरा होगा, क्योंकि तीसरे में सारी चीजें सेटल डाउन हो जा रही है। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन साहब ने दिया था। ठीक है, थॉमसन साहब ने दिया था। चलिए आगे मूव करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने समृद्धि मॉडल में मौद्रिक तत्व आवश्यक रूप से निहित है? थोड़ा आराम से करिएगा। और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है, आपके कॉन्सेप्ट की क्लास हो रही है। वहां पे आपके सिलेबस के अनुसार सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको कंप्लीट वहां पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन भी करते रहिए और आगे का कॉन्सेप्ट भी पढ़ते रहिए। साथ ही साथ आपको वहां पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे आते हैं, और आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कम समय में बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, साथ ही साथ दोस्तों यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चर, सबका अलग अलग बैच है दोस्तों। और एडमिशन लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं, या फीस आपकी 2000 रुपए है। इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से फीस पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे तो आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और झारखंड पीजीटी की स्पेशल क्लास है, सुबह 10 बजे से चल रही है, जहां पे हम लोग झारखंड स्पेशल कर रहे हैं, करेंट कर रहे हैं, 2500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। तो अब से भी आप चाहेंगे तो ठीक तरीके से झारखंड पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। तो यथाशीघ्र जो लोग भी एडमिशन नहीं लिए हैं, आप एडमिशन लेकर के और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। आपको फीस इस नंबर पे 2000 रुपए पेमेंट करना होगा और उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगा तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, रॉबिन्सन की बात बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री के समृद्धि में मौद्रिक तत्व आवश्यक रूप से निहित होते हैं? तो ये रॉबिन्सन की जो मॉडल थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो रॉबिन्सन के मॉडल में, रॉबिन्सन के समृद्धि मॉडल में मौद्रिक तत्व आवश्यक रूप से क्या होते हैं दोस्तों, निहित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए थोड़ा आराम से करिए कि अल्प विकसित देशों में आय स्तर में वृद्धि। और देखिए, जो लोग भी अभी एडमिशन ले रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आपने जिस नंबर पे फीस पेमेंट किया है, इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। अभी 5 मिनट के अंदर आपको बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि अल्प विकसित देश में आय स्तर में वृद्धि के साथ बचत अनुपात में वृद्धि नहीं होती है। नर्स के अनुसार इसका कारण क्या है? क्या होगा भाई? बिल्कुल ठीक है, सबको पता होगा कि प्रदर्शन प्रभाव। प्रेग्नेंट नर्स आप क्या कहते हैं कि एक निम्न वर्ग का व्यक्ति अपने से एक निम्न आय वर्ग का व्यक्ति अपने से उच्च आय वर्ग के व्यक्तियों की लाइफ स्टाइल को कॉपी करने का प्रयास करता है, और इसी चक्कर में वो अपने आय का एक बड़ा हिस्सा क्या कर देता है, उपभोग कर देता है। तो जब ज्यादा उपभोग कर लेगा तो उसकी बचत जो होगी वो कम हो जाएगी। अगर जो बचत कम होगी तो निवेश कम करेगा, और निवेश कम करेगा तो दोस्तों उसे आय भी कम ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये प्रदर्शन प्रभाव के अंतर्गत, जैसे आपके पड़ोसी के पास अगर जो एक बड़ी सी कार है, फॉर्च्यूनर और बीएमडब्ल्यू टाइप की, तो आप भी सोचेंगे ना कि भाई हमारे पास भी होना चाहिए। भले से आपके बगल वाले
की जो मासिक सैलरी है वो कितने की है, 1 करोड़ रुपए, और आपकी केवल और केवल 10,000 से 20,000 रुपए। फिर भी आप सोचेंगे कि लेंगे तो फॉर्च्यूनर एक दिन लेंगे, ठीक है, जरूर लेंगे। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। निम्नलिखित में से कौन सी हैरर डोमर के मॉडल की मान्यता नहीं है? हैरर डोमर मॉडल की मान्यता नहीं है, कौन सी भाई? बिल्कुल ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। और कोई? बिल्कुल ठीक। जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सब गलत, ठीक है, सब गलत। जितने भी सी बोल रहे हैं सब गलत। बिल्कुल ठीक है। श्रम व पूंजी में प्रतिस्थापन संभव है? नहीं भैया, श्रम को पूंजी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हैरर डोमर मॉडल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हैरर डोमर मॉडल में कहा गया है ना कि श्रम को पूंजी से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, और ये कह रहा है कि संभव है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि मान्यता नहीं है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, जब अर्थव्यवस्था में विकास की वास्तविक दर तथा वांछनीय दर बराबर होती है परंतु विकास की प्राकृतिक दर उनसे अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? क्या होगा भाई? चलिए क्या उत्तर होगा? चलिए ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि जब अर्थव्यवस्था में विकास की वास्तविक दर तथा वांछनीय दर बराबर होती है परंतु विकास की प्राकृतिक दर उससे अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है, अर्थात स्फीति होती है। तो अब अगर जो हैरर डोमर मॉडल पढ़े होंगे तो जानते होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं जानते होंगे। अगला प्रश्न, कि गरीबी के दुष्चक्र का तर्क किसमें संबंध बताता है? रेगनर नर्स। एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, लोगों के पास पैसा कम है, आय कम है, तो लोग बचत भी कम कर रहे हैं, बचत कम है तो निवेश भी कम है, निवेश कम है तो उत्पादन भी कम है, उत्पादन कम है तो बिक्री भी कम है, ठीक है, या आय भी कम है। तो यहीं से चले थे, यहां से चले थे और फिर यहीं पे आके रुक जाएंगे, ये चक्र खत्म, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। जितने लोग गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं सर? रोज नहीं पढ़ते हैं क्या? रोज नहीं पढ़ते हैं क्या क्लास को मेरे? अगर जो रोज आप क्लास नहीं करते हैं तभी आप गलत कर सकते हैं, अगर जो रोज पढ़ते हैं तो क्लास नहीं गलत कर सकते। उत्पादकता और आय, ठीक है। रेगनर नर्स आप क्या कहते हैं कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है, ठीक है। और गरीब क्यों है? क्योंकि लोगों की आय जो है वो कम है। ये मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष की बात करते हुए प्रूफ करते हैं, लेकिन एक लाइन में अगर जो समझना हो तो इनको ये कहते हैं कि आय कम है, आय कम है तो लोगों के पास बचत कम हो रहा है, बचत कम हो रहा है तो लोग निवेश कम कर पा रहे हैं, जब निवेश कम होगा तो उत्पादन का स्तर कम होगा, जब उत्पादन कम होगा तो जाहिर सी बात है कि आय भी आपकी कम ही रह जाएगी। तो यहीं से चले थे, यहीं पे आए और फिर यहीं से आएंगे और यहीं पे चले जाएंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला, निम्नलिखित समृद्धि मॉडलों में कौन सा जनसंख्या वृद्धि फलन को सम्मिलित करता है? बताइए। बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों आपको कोई भी समस्या हो, ठीक है, एडमिशन लेने से संबंधित कोई भी इंक्वायरी हो या कोई भी आपको समस्या हो तो आप डायरेक्ट आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए या कॉल कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित समृद्धि मॉडल में कौन सा जनसंख्या वृद्धि फलन को सम्मिलित करता है?
ठीक है, तो भैया आपको तुरंत ये सुम्पीटर को क्या कर देना चाहिए, खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि सुम्पीटर साहब नव परिवर्तन की थियरी देते हैं। कहते हैं कि भैया आप नव परिवर्तन करेंगे तभी जाकर के आप उत्पादन के स्तर को बढ़ा पाएंगे। लेकिन जब आप क्लासिकल मॉडल को पढ़ेंगे, हैरेट डोमर मॉडल को पढ़ेंगे और नव क्लासिकल मॉडल को पढ़ेंगे तो इन्होंने जनसंख्या वृद्धि फलन को बताया है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि 1 2 3। तो निम्नलिखित समृद्धि मॉडलों में कौन सा जनसंख्या वृद्धि फलन को सम्मिलित करता है? तो जनसंख्या वृद्धि फलन नव क्लासिकल मॉडल, हैरेट डोमर मॉडल और क्लासिकल मॉडल में सम्मिलित किया गया। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन संतुलित विकास सिद्धांत का समर्थन नहीं है? ये जितना आसान प्रश्न दिख रहा है उतना आसान है नहीं, ठीक है, क्योंकि संतुलित की बात होती है तो आप याद रख लेते हैं किसका, रेगनर नर्स साहब का, ठीक है। और असंतुलित विकास की बात होती है, असंतुलित की बात होती है तो आप याद रख लेते हैं किसको, हर्समैन को, ठीक है, हर्समैन साहब को, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे बात ही उल्टा हो गया, न रेगनर नर्स साहब रहे, न रेगनर नर्स साहब रहे, न ही हर्समैन साहब रहे, तो गलती होगी ना। चलिए बता दीजिए सर। ऑप्शन नंबर, सभी लोग ए बोल रहे हैं, जितना आसानी से ए बोल रहे हैं शायद उतना आसान न लगे आपको आपके पेपर में, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो मैं आपको बताना चाहता हूं उस बात को ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर पाल स्केटन की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संतुलित विकास सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो संतुलित विकास सिद्धांत का जो मुख्य समर्थक रहे वो कौन रहे? रेगनर नर्स साहब, रोजेस्टीन रोडान साहब और उसके बाद लेवेंस्टीन साहब। ये लोग क्या कहे? ये लोग कहे कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में आप क्या करिए, समान रूप से निवेश करिए, ठीक है, तभी आप आर्थिक विकास प्राप्त कर सकते हैं। और असंतुलित विकास की बात कौन करता है? हर्समैन बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं भैया सभी क्षेत्रों में आप समान रूप से निवेश नहीं करिए, जिन क्षेत्रों में निवेश करके ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है उन क्षेत्रों में आप निवेश करके पहले लाभ कमाइए, फिर जो क्षेत्र छूटा हुआ है उसमें आप निवेश करिए, क्योंकि श्रम और पूंजी की मात्रा जो है वो अर्थव्यवस्था में स्थिर है। याद आया था कि नहीं आया था कि इन्होंने श्रम और पूंजी की मात्रा को स्थिर बताया था, और पाल स्टीटन जो है ये असंतुलित विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न, चलिए बिल्कुल ठीक है, सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे, थोड़ा सा पढ़िए, तो रेगुलर रहिए, रेगुलर पढ़िए, सब आसान है। जिंदगी में कुछ भी कठिन नहीं है और कुछ भी आसान नहीं है ना। बस क्या है ना कि आपका माइंड सेट होना चाहिए कि हमें ये काम करना है। आप देखते हैं कि अक्सर घर में झगड़े इसलिए हो जाते हैं कि लोग कहते हैं कि एक गिलास पानी हमको दे दो, ठीक है, तो जो दूसरा व्यक्ति होता है, जैसे एक भाई है अपने बहन से मांग रहा है कि एक गिलास पानी दे दो, बहन कहेगी नहीं देंगे तुमको, जाओ भगो यहाँ से, तो क्या होगा, घर में झगड़ा हो जाएगा। और उस बहन के पास इतनी क्षमता है कि अभी उसको पूरा भारत भ्रमण पे घुमा दिया जाए तो पूरा भारत का भ्रमण वो करेगी, है ना। तो माइंड सेटअप की बात है। उस टाइम उसको लगता है कि यार पानी देना बड़ा मुश्किल काम है ना, पूरा भारत घूम लेगी, लेकिन एट ए टाइम उस समय पे उसको पानी देना बहुत मुश्किल लगेगा, और फिर क्या होगा, यही एक विकराल समस्या हो जाएगा घर के अंदर। तो बस ये पूरा माइंड की खेल है, मतलब आपके पास अपार ऊर्जा है, अपार शक्ति है, अपने शक्ति और ऊर्जा को पहचानिए। जितना अपने आप माइंड का आप विस्तार करेंगे उतना ही चीजें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में से किन विकास सिद्धांतों में जनसंख्या वृद्धि दर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं दोस्तों, कि ये न्यूनतम क्रांतिक दर जो लेवेंस्टीन साहब की हम लोग बात किए थे, वहां पे बात हुई थी, बिल्कुल हुई थी, और निम्न आय संतुलन पास सिद्धांत इसमें भी हुआ था। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन विकास सिद्धांतों में जनसंख्या वृद्धि दर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? तो न्यूनतम क्रांतिक प्रयास सिद्धांत और निम्न आय संतुलन पास सिद्धांत। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्न संतुलन पास की अवधारणा किसने दिया था? चलिए बताइए भाई।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर होगा भाई? ऑप्शन नंबर, निम्न संतुलन पास सिद्धांत क्या बताता है सर, बताएंगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो निम्न संतुलन पास सिद्धांत हमें यह बताता है कि क्या होता है ना कि अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से होती है कि प्रति व्यक्ति आय तेजी से क्या होता है, नीचे आने लगता है। और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था जो होता है दोस्तों, वो किधर बढ़ जाता है, मंदी की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है? नेल्सन साहब बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं कि निम्न संतुलन पास की अवधारणा प्रस्तुत किया था, नेल्सन साहब ने प्रस्तुत किया था, बिल्कुल ठीक है। आगे मूव करेंगे। सोलो के दीर्घकालीन विकास मॉडल में कौन सी मान्यता गलत है? चलिए सोलो साहब आगे भाई। सोलो की मान्यता जरूर पूछी जाती है पेपर में, है ना? बिल्कुल ठीक। सोलो साहब क्या बोलते हैं भैया? पूछ रहा है कि कौन सी मान्यता गलत है। तो सोलो साहब बताते हैं कि मूल्य और मजदूरी जो है ये परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है। ये परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं है। ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, पूंजी आवश्यक तत्व है लेकिन विकास के लिए एकमात्र निर्धारक नहीं है। ये कथन किसका है? पूंजी जरूरी है लेकिन विकास करने के लिए केवल पूंजी ही जरूरी नहीं है। ये बात किसने कही थी, बताइए? बिल्कुल ठीक है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से आपकी लाइव क्लास होती है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जब क्लास शुरू हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर, बिल्कुल ठीक है। कुछ ए कुछ डी, कुछ ए कुछ डी। और कोई भाई? ए डी के अलावा कोई नहीं है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल एकमात्र निर्धारित नहीं है। एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप बताइएगा कि धन जो है एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। अर्थात धन जो है वो मनुष्य के वजह से है। मनुष्य है इस वजह से धन नहीं। एक सेकंड, किसने ये बात कही थी? उल्टा हो गया। किसने ये बात कही थी कि मनुष्य के कारण धन है, धन के कारण मनुष्य नहीं है? ये बात किस अर्थशास्त्री ने कही थी? कमेंट करके बताइएगा। जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे होंगे उनको मैंने दोस्तों जब अर्थशास्त्र की परिभाषा पढ़ा रहा था तो वहां पे ये बात बताया था। ठीक है, तो इस प्रश्न की बात करें तो रेगनर नर्स साहब। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? मार्शल जी, बिल्कुल ठीक है। मार्शल जी नहीं कहिए, मार्शल साहब बोलिए। उनको अटपटा सा लगता है। अर्थशास्त्र के जितने भी अर्थशास्त्री हैं उनके आगे जी लगा दीजिए, जी नहीं लगाइए, उनको उनके आगे साहब लगा दीजिए। किन साहब हो गया, मार्शल साहब हो गया। ठीक है है ना? इस प्रश्न का उत्तर करिए। क्या उत्तर होगा भाई? हाँ चलिए, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन आर्थिक विकास के प्रतिष्ठित सिद्धांत का हिस्सा नहीं? अरे भाई, जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था जो है वो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है। मतलब सरकार कोई भी कोटा या प्रशुल्क नहीं लगा रहा है, आयात और निर्यात आसानी से हो रहा है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ठीक है, इन्होंने सरकार के हस्तक्षेप की बात नहीं की है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला,
चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के अधिक स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अधिक होने का कारण है। चलिए भाई बता दीजिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत आसान सा प्रश्न है। ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसान सा प्रश्न है, अगर जो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर कठिन सा प्रश्न है। ठीक है, तो चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के अधिक स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अधिक होने का, अर्थात इसका वृद्धि दर अधिक हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर अगर जो ज्यादा हो रही है तो क्या होगा? उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर मतलब वो क्या करेगा? मुद्रा का प्रयोग करके अपने मांग को बढ़ाएगा। मांग को बढ़ाएगा तो कीमतों में वृद्धि आएगी, कीमतों में वृद्धि आएगी तो मुद्रास्फीति हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करेंगे। एक देश का व्यापार शेष निम्नलिखित में से किसके आयात और निर्यातों के मूल्यों पर आधारित है? चलिए इजी सी बात है भाई। एक देश का व्यापार शेष निम्नलिखित में से किसके आयात और निर्यातों के मूल्यों पर आधारित है? अब व्यापार शेष के अंतर्गत दोस्तों हम क्या करते हैं? वस्तुओं को शामिल करते हैं। ठीक है, जो वस्तुएं हम आयातित करते हैं और निर्यातित करते हैं, और आयातित निर्यातित वस्तुएं जो होती हैं दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये दृश्य मदों के अंतर्गत आती है ना सर, दृश्य मदों के अंतर्गत आती हैं। अदृश्य मदों के अंतर्गत क्या आती हैं? सेवाएं आती हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होने वाला है। तो अगला प्रश्न कि एक दी हुई समय अवधि में देश का भुगतान संतुलन एक लेखा जोखा है। भुगतान संतुलन क्या होता है भैया? गलत नहीं करिएगा, ठीक है। भुगतान संतुलन क्या होता है? जैसे ये हमारा देश हो गया है क्या? इंडिया। ये हमारा देश इंडिया हो गया। अब इंडिया जो है ये चीन से भी क्या कर रहा है दोस्तों? व्यापार कर रहा है। पाकिस्तान से भी कर रहा है, अमेरिका से भी कर रहा है, ठीक है, रूस से भी कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है। तो एक वर्ष के अंदर जो वो संसार के सभी देशों के साथ आर्थिक लेन देन कर रहा है दोस्तों, उसी का लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। तो देखिए एक दी हुई समय अवधि में देश का भुगतान संतुलन एक लेखा जोखा होता है संसार के अन्य सभी आर्थिक लेन देन का। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग बस यही करेंगे और इकोनॉमिक्स की यहीं पे द एंड करेंगे। और इकोनॉमिक्स की दोस्तों हमारी जो दूसरी क्लास हो रही है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूँ कि आप ईमानदारी से आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं। ईमानदारी से आप सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं। नोट्स के माध्यम से बार बार अपना रिवीजन करते रहिए, आगे की चीजों को पढ़ते रहिए, पीछे का नोट्स के माध्यम से रिवाइज करते रहिए। टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पे टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करेंट सारी चीजें दोस्तों मेरे द्वारा दी जा रही हैं। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों बात करें हमारे बैचेस की तो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए क्लास उपलब्ध है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए क्लास उपलब्ध है। झारखंड पीजीटी की क्लास दोस्तों स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, तो यथाशीघ्र क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर और बिहार पीजीटी की अलग अलग कक्षाएं दोस्तों मौजूद हैं और अलग अलग क्लासेस में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो एडमिशन आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ मिलता है दोस्तों। मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और मध्य प्रदेश वर्ग 1 की मुख्य परीक्षा की फीस 2500 रुपए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, बिहार पीजीटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है।
तो आपको सिंपली दोस्तों गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे फीस पेमेंट करना होगा और इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा, या आप डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को डायरेक्ट वहां से परचेज कर सकते हैं। कोई भी अगर जो आपके पास इंक्वायरी होती है तो इस नंबर पे कॉल करिए या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए, ठीक है। और एक बात समझिए दोस्तों कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट जरूरी है। थोड़ा बहुत आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे भैया तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि बहुत सारे लोग पढ़ाई तो करते हैं लेकिन क्या पढ़ना है उनको समझ में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस की भी जरूरत होती है, जो मेरे द्वारा पूरा आपको दिया जा रहा है। बस आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप मेहनत तो खूब कर रहे हैं लेकिन आप अच्छे कंटेंट नहीं पढ़ रहे, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो, ठीक है। तो आप दोस्तों हमारे साथ निश्चिंत होकर के जुड़िए, सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। ईमानदारी से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। कल शाम को मिलते हैं 7 बजे। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब